हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं मैथ का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आप एसमी का शब्द को हिंदी में अच्छे से समझते होंगे, तो उसी से रिलेटेड ये सेशन है। और आपके बेसिक मैथ को मजबूत करने के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जो कुछ आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से आपको विजुअलाइज करने की कोशिश करनी है, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक अच्छे से दिमाग में रख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर एक एक करके प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी के रिलेटेड। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का मतलब बच्चों क्या होता है? इनइक्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं असमीका। पहला तो ये मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आप बेसिक कहीं पे गलती नहीं करें। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? असमीका। अब असमीका के बारे में अगर हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ टेंथ से रिलेटेड बातें पता हो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग की चीजें को समझिए मेरे साथ में। यदि ए बी एंड सी कोई भी तीन रियल नंबर है और उसमें एक की वैल्यू बी से कम है, आपको एसमिका के बारे में थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर ए की वैल्यू बी से कम है और इसमें अगर आप कुछ नंबर ऐड कर लेते हो, ठीक है, अगर कोई नंबर ऐड कर लेते हो, सेम नंबर दोनों साइड में, तो उसकी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता है। बहुत ही बेसिक टाइप की प्रॉपर्टी है। बट ध्यान रखें कि अगर आपके पास में ए लेस देन बी है और अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर लेता हूँ, उदाहरण के लिए 2, और मैंने यहाँ पे लिखा लेस देन, मान के चलो यहाँ पे लिखा है 1, और अगर मैं दोनों साइड में एक एक ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 + 1, तो 3 <2। अभी भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन है कि दोनों साइड में सेम नंबर ऐड होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ये प्रॉपर्टी है कि यदि सी कोई नंबर है और वो पॉजिटिव रियल नंबर है, कैसा नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर है, और साथ में ए लेस देन बी है। अब आप क्या करते हो, इसमें ये सी मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों साइड में, सी की दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी ये वैसे ही रहेगा, ए सी लेस देन बी सी। उदाहरण के लिए देखो, जैसे मान के चलो मैंने लिखा है 5 <3, सही है। अब मैं इन दोनों साइड में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसा हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पे 15 और ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 हो जाएगा, तो 15 लेस देन 9, अभी भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इससे ये समझ में आता है कि किसी भी एसमीका को अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, किससे मल्टीप्लाई करते हो? पॉजिटिव नंबर से, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, जैसी एसमीका है वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई सी नंबर है जो नेगेटिव नंबर है, कैसा नंबर है? ये नेगेटिव टाइप का नंबर है, और अगर मैं किसी एसमीका के दोनों पक्ष में नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ, कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ? नेगेटिव साइड से अगर इस सी को आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों जगह, यहाँ पे और यहाँ पे, तो उस कंडीशन में एसमीका बदल जाती है। क्या होता है? एसमीका बदल जाती है। बस यही है इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी, जो आपको आगे क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर स्टार लगा देते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझना है, देखिए, जैसे मैंने लिखा है -3 ग्रेटर देन -4, सही है। अगर लिखा है -3 ग्रेटर देन -4, और अगर मैं दोनों पक्ष में -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट से -2 से मल्टीप्लाई किया, और इधर पे -4 है, उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब बताओ ये क्या एसएमका किस टाइप की होगी? अब ये लेस देन की हो जाएगी। तो देखो, पहले ग्रेटर थी और अब क्या हो जाएगी? लेस देन हो गई। तो जब कभी भी हम किसी एसएमका के दोनों पक्ष में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एसएमका बदल जाती है। अगर लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर कर देना है, और ग्रेटर देन का साइन है तो उसको क्या कर देना है? लेस कर देना है। उम्मीद है आपको ये वाली बात हमेशा ध्यान रह जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही अगर ए और बी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कैसे नंबर है? ए और बी पॉजिटिव नंबर है और इसमें ए लेस देन बी है, तो अगर आप इसका व्युत्क्रम करते हो, क्या करते हो? व्युत्क्रम, तो उस कंडीशन में भी एसएमका बदल जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे मान के चलो लिखे मैंने 2 <5 लिखा है, तो सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर मैं ये 1/2 कर दूं और ये 1/5 करता हूँ, तो इस कंडीशन में बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? ये वाली वैल्यू है। ठीक है, तो व्युत्क्रम करने पे भी क्या होती है? एसएमका बदल जाती है। तो आप दोनों ध्यान रखें, नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी एसएमका बदलेगी, और अगर कोई नंबर में पॉजिटिव है और उसका व्युत्क्रम करेंगे तो उस कंडीशन में भी एसएमका बदल जाती है। ठीक है ना, आप इसको एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हो आसानी से, दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे अगर ए बी सी तीन नंबर है, उसमें नेगेटिव नंबर है, क्या नंबर है? नेगेटिव नंबर है, और उसमें ए लेस देन बी है,
तो उस कंडीशन में भी ये एसमिका बदल जाती है। आप खुद अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने 2<5 लिया, ऐसे आप कोई नंबर एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो और फिर इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो पांचों प्रॉपर्टी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। पहली है एडिशन से रिलेटेड, सेकंड मल्टीप्लाई है, थर्ड भी मल्टीप्लीकेशन से, इसमें एक पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन है और एक नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन। और 4 और 5 प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? ये बच्चों आपके रिलेटेड है व्युत्क्रम से रिलेटेड, अगर कोई दे रखे नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि अगर ए बी पॉजिटिव नंबर है जिसमें ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर आप इसका स्क्वायर भी करोगे, क्या करोगे? स्क्वायर, तो वो ऐसे ऐसे होल्ड करेगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो स्क्वायर करने पे भी ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर ही आने वाला है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस की प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाली चीज याद रखने वाली कि अगर आप नेगेटिव टाइप के नंबर ले रहे हो और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हो तो ऐसे में क्या बदल जाती है? नेगेटिव टाइप के नंबर लेके स्क्वायर करोगे तो ऐसे में क्या होगी? बदल जाएगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें। जैसे मान के ले लिया मैंने -3 और इधर ले लिया -2। ठीक है, तो ये सही है गलत है? तो ये बिल्कुल ऐसा है कि -3 की वैल्यू -2 से कम होती है, तो ये लेस देन है। लेकिन अब अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा? 4। लेकिन 9 तो 4 से ज्यादा होता है, तो ऐसे कहते हैं नेगेटिव नंबर अगर दे रखें कंपेरिजन के तौर पे एसएमिका में, तो स्क्वायर करने पे एसएमिका बदल जाती है। राइट, और ये वाली प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या समझना है आपको कि अगर कोई नंबर है x बिलोंग टू r और उसका स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा या तो 0 या 0 से ज्यादा ही रहेगा। स्क्वायर करने पे नंबर 0 या 0 से ज्यादा ही रहेगा। आप उल्टा भी कह सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर, उल्टा क्या कह सकते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से ज्यादा होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी वर्ग की वैल्यू, वर्ग का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। और ये बात हमेशा लागू होगी। ठीक है, ये हमेशा बात लागू होती है, 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे बेसिक आपको समझ के चलना है। तो देख रखा है हमें x² - 2x - 5 और पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यानी इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, न्यूनतम मान पूछा जा रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब कभी भी ऐसा क्वाड्रेटिक जैसा एक्सप्रेशन दे रखा हो द्विघात का, तो इसमें आपको ये वर्ग वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना होता है। क्या कॉन्सेप्ट काम में लेना होता है? वर्ग वाला कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे? माना, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये एक कोई फलन है जिसकी वैल्यू x² - 2x + 5 है। अगर आप इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे तो बच्चों आपको वर्ग करना सबको आता है। तो वर्ग करने के लिए क्या करना है? सपोज करिए मैं इसको 5 को तोड़ के ऐसा लिख लेता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा x - 1 का वर्ग और प्लस में कितना हो जाएगा? 4। अब बच्चों बताओ, ये वाली जो वर्ग है, वर्ग हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो इसकी वाली वैल्यू तो क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी होगी। अब 0 या 0 से बड़ी वाली वैल्यू में अगर आप 4 ऐड कर देते हो तो ओवरऑल क्या आएगा? 4 या 4 से बड़ा आएगा, क्योंकि तो कांस्टेंट है। अब किसी भी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी में 4 ऐड कर देंगे, तो हमने बताया था थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में, अगर कोई नंबर ऐड करते हैं तो एसएमई का बदलती नहीं है पॉजिटिव नंबर से। तो 0 या 0 से ज्यादा में अगर 4 ऐड कर देते हैं तो हम ये नंबर क्या आ जाएगा? 4 या 4 से ज्यादा। अब आप यहाँ से ये अच्छे से कह सकते हो कि x² - 2x + 5 ये होगा 4 या 4 से ज्यादा होगा। अब 4 या 4 से ज्यादा है तो न्यूनतम वैल्यू कितनी है? अगर कोई पूछे कि इसकी वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है तो उसका न्यूनतम मान कितना होता है? 4 ही होता है। कितना होता है? 4 ही होता है, क्योंकि 4 से तो शुरुआत कर रहा है। अधिकतम पूछे कितना होगा, तो आप अधिकतम इसके बारे में नहीं कह सकते। अधिकतम मान जो होगा वो आपका अपरिभाषित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिभाषित रहने वाला है। राइट, तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से अब समझ में आने लग जाएंगे कि x² या किसी वर्ग का कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद अपनी तरफ से ट्राई करना। इसमें भी पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इस ये जो द्विघात दे रखा है इसका न्यूनतम मान पूछा जा रहा है। तो ये वाला द्विघात है, इसका न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ आप में से सब बच्चों को पूर्ण वर्ग बनाना आता होगा। तो चलिए फिर भी ट्राई कर लेते हैं। आपको दे रखा है 4x², 4x + 5 दे रखा है। अगर आप पूर्ण वर्ग बना दोगे तो पूर्ण वर्ग में वर्ग के बारे में अच्छे से हम जानते हैं कि वो 0 या 0 से बड़ा होता है, इसलिए पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो देखो इसमें अगर मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये x² + x + 5/4 हो जाएगा। ठीक है,
अब वर्ग करने पर क्या कर रहे हैं, वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4 रहने वाला है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, और इधर क्या होगा 1/2 का होल वर्ग। आप में से पूर्ण वर्ग बनाना नहीं आता है तो आप ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हो कैसे ये बनाते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लेते हैं, एक्स का गुणांक आधा करते हैं, फिर आगे जो कांस्टेंट है वो लिख लेते हैं और माइनस आधे का वर्ग कर देते हैं। ये तरीका होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लेते हैं, एक्स का गुणांक आधा करके वर्ग कर देते हैं, प्लस आगे जो है उसको उतारते हैं और ये आधा किया उसका वर्ग माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आगे से फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये बच्चा हो जाएगा आपका 1, 5/4 माइनस 1/4 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको फिर से आप सॉल्व करोगे तो 4x प्लस 1/2 का वर्ग और प्लस में कितना आ जाएगा 4। अब देखिए ये तो एक पूर्ण वर्ग है, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। और पूर्ण वर्ग के बारे में आप क्या जानते हो, पूर्ण वर्ग के बारे में ये जानते हैं कि ये या तो 0 या 0 से ज्यादा होता है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 या 0 से ज्यादा प्लस 4, तो ये वापस से 4 से ज्यादा आ जाएगा। तो इसका भी न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, इसका न्यूनतम मान अगर आप निकालोगे तो ये भी 4 ही आने वाला है। तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के न्यूनतम मान वगैरह निकालने के आपको सबसे इजी मेथड मिल गया होगा। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसको आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारे मेथड देखने को मिलेंगे जिसकी तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी आपके सामने यही मेथड है जो आप अच्छे से समझ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी सारे कॉन्सेप्ट वही है, पूर्ण वर्ग के आधार पे देखने वाले क्वेश्चन। यदि दे रखा है यदि x और y कोई रियल नंबर है, बच्चों यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कोई भी वास्तविक संख्या को लेके बात कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा है न्यूनतम मान क्या होगा, और पूछा है अगर न्यूनतम मान है तो किस x और y के लिए होगा। भाई ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें x और y के अलग अलग मान रखेंगे तो ये अलग अलग वैल्यू देगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये एक न्यूनतम मान अटेंड कर रहा होगा, तो न्यूनतम मान क्या होगा और वो किस x पे मिलने वाला है, यानी कौन सी x और y की वैल्यू रखेंगे तब ये मिलेगा। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब कभी भी ऐसे दो वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन दे रखा हो, पिछले में हमें एक वेरिएबल दे रखा था x ही था, अब यहाँ पे x और y दोनों है, तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर दो वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन दे रखा है तो व्यंजक है, और व्यंजक की वैल्यू तो अलग अलग चर राशि के लिए अलग अलग रहती है, पर वो क्या क्या हो सकती है इसको आपको अब पूर्ण वर्ग से सॉल्व करना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स वाले पद एक साइड करेंगे और इसमें +4 कर दिया मैंने। ठीक है, और वाई वाले पद एक साइड करेंगे 6y, और फिर इसमें आधे का वर्ग ऐड कर दो तो 9। इस तरह से आपके पास में ये 18 था, 18 में से 4 और 9 13, 13 और 5 18 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो जाएगा x+2 का वर्ग। अगला वाला देखेंगे तो ये y+3 का वर्ग है, और आगे कितना है 5। अब बच्चों ये वर्ग है तो ये 0 या 0 से ज्यादा होगा, ये भी वर्ग है इसलिए 0 या 0 से ज्यादा होगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 0+0+5 से ही ज्यादा। तो ये ओवरऑल वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, किससे ज्यादा आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ऑलवेज ग्रेटर देन 5। तो न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान इसका कितना है, न्यूनतम मान अब जो आपका 5 है। पर ये 5 कब होगा, जब आप ये कह पाओगे जब x+2 इक्वल टू 0 हो जाए और y+3 कितना हो जाए, ये भी इक्वल टू 0 हो जाए, और x+2 इक्वल टू 0 होने का मतलब x की वैल्यू -2 हो जाए, और y+3 0 होने का मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाए -3। तो ध्यान रखें जब कभी भी आपको स्थिति के अकॉर्डिंग वर्ग दे रखा है तो वर्ग के लिए न्यूनतम में इसको 0 लेते हैं। अब 0 ही कब होगा, जब इसका बेस 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका बेस 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे x+2 को 0 किया है और y+3 को भी 0 के इक्वल टू रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझिए। और ये टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे अगर आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर अलग अलग चैप्टर के अंदर देखोगे, तो वहां पे ये सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है। अब पूछा गया है कि ए बी सी कोई यहाँ पे रियल नंबर है, तो हमें प्रूव करना है कि a² + b² + c² माइनस AB BC और AC, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसी भी x की सॉरी a b c की वैल्यू आप रख दो,
किसी भी एबीसी की वैल्यू रख दो तो हमेशा ये नॉन नेगेटिव रहता है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ए ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ए ऋणात्मक, यानी इसका मान या तो जीरो आएगा या जीरो से ज्यादा ही आएगा। ए ऋणात्मक या तो जीरो आएगा या जीरो से ज्यादा ही आता है, इसलिए ठीक है। तो ये किसी भी एबीसी के लिए आप अपने मन से एबीसी की वैल्यू कुछ भी रख लो और उसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर रख देना, तो ये हमेशा और हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा होगा। अब ये कैसे प्रूव करते हैं, तो इसको यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कुछ दे रखा है, अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और ए सी, ये जो दे रखा है इसमें दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप उसको समझ जाओगे एक स्टेप बाद में। दो से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग वाला कॉन्सेप्ट सोचना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, और फिर लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी। ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ए स्क्वायर दो बार आ गया तो टू ए स्क्वायर भी यहाँ पे एडजस्ट हो गया। इसी प्रकार टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर को मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कुछ तीन आपको पार्ट दिख रहे होंगे। ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो बताओ किसका पूर्ण वर्ग है? ये ए माइनस बी का पूर्ण वर्ग है। अगला वाला देखोगे तो बी माइनस सी का पूर्ण वर्ग है, और तीसरा वाला लिखोगे तो सी माइनस ए का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब आप बताओ पूर्ण वर्ग के बारे में क्या ख्याल है? तो पूर्ण वर्ग की वैल्यू हमेशा और हमेशा जीरो होती है या जीरो से ज्यादा होती है। तो ये जीरो या जीरो से ज्यादा रहेगा, ये जीरो या जीरो से ज्यादा रहेगा, और ये जीरो या जीरो से ज्यादा रहेगा। तो ओवरऑल तीनों वैल्यू है जीरो या जीरो से ज्यादा, और बीच में एडिशन का साइन लग रहा है। बीच में क्या लग रहा है? एडिशन का साइन लग रहा है। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब ये क्या है? नॉन नेगेटिव है। हिंदी में कह सकते हो आप ए ऋणात्मक है। कैसी है? ए ऋणात्मक है। अब पूछें कि ये वाली वैल्यू के अंदर ए बी सी इन्होंने रियल नंबर बोले, क्या बोले? रियल नंबर बोले। तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि यदि ए बी और सी ये अलग अलग है, क्या है? अलग अलग है। इंग्लिश में बोले तो ये डिस्टिंक्ट है। अब डिस्टिंक्ट है, अगर ये डिस्टिंक्ट है तो कभी भी ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा भाई। ए और बी अलग अलग नंबर हैं, जैसे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तो ए माइनस बी कभी भी जीरो तो होगा नहीं। तो अगर ये अलग अलग है या डिस्टिंक्ट है, तब कंडीशन के तौर पे आप ऐसे याद रखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये जीरो से ज्यादा होता है। अगर ए बी सी अलग अलग है तब तो ये जीरो से ज्यादा होता है। और यदि आप सेकंड कंडीशन ऐसे भी याद रख सकते हो, ये फर्स्ट कंडीशन थी, और यदि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाए तब तब क्या होता है? ये एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाता है। तब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वल टू जीरो कब होता है? जब ये केवल तीनों आपस में बराबर हो जाए। बराबर कई सारे तरीके से हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वे है जिससे ये इक्वल टू जीरो हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहाँ तक की बातें समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको नया कॉन्सेप्ट या नए तरीके के क्वेश्चन समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि यदि x कोई रियल नंबर है, ठीक है, अब रियल नंबर है और पूछा गया है कि x, x+1, x+2 और x+3 इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसके बारे में आप पता करिए। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है x के पदों में, और x के पदों में अगर एक्सप्रेशन है तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा? तो देखो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने का लिए x+1, यहाँ पे x+2 और ये x+3 है। अब मिनिमम वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? तो मिनिमम वैल्यू ऐसे निकालेंगे, इसमें आप पेयरिंग कर दो x और x+3 की। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। और यहाँ पे x+2 है। अब यहाँ पे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब थोड़ी देर के लिए ये जो वैल्यू रिपीट हो रही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पहले समझते जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर t मान लें, क्या मान लें इसको? t, तो ये t है और इधर से क्या है? t+2 है। फिर से देखिए एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो रहा है, टी स्क्वायर प्लस 2t। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की
एक्सप्रेशन के बारे में तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसको पूर्ण वर्ग बना के देखते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो उसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 ऐड करते हैं और इसे -1 करते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, t प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा और ये इधर कितना है, ये 1 है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो 0 है, 0 से ज़्यादा रहने वाली है, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, -1 से ज़्यादा। ठीक है, तो न्यूनतम मान अगर आप यहाँ से लिखना चाहो न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अब पूछें कि ये कहाँ आएगा, किस जगह पे आएगा, किस x की वैल्यू के लिए आने वाला है। तो किस x की वैल्यू के लिए आने वाला है, तो देखो यहाँ पे ये -1 तभी आएगा जब, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा रुकिए, जब बच्चों आपका t कितना हो जाए, t की वैल्यू -1 हो जाए, t की वैल्यू कितनी हो जाए, -1 हो जाए, राइट। t की वैल्यू -1 है, तो t क्या था हमारा एक्सप्रेशन, देखो t क्या था, ये था, तो ये एक्स स्क्वायर, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू -1। अब आपसे कभी भी ये भी पूछ सकते हैं कि किस x के लिए न्यूनतम आने वाला है, ये तो पता लग गया कि इसका न्यूनतम मान कितना आएगा, -1 आएगा। इस पूरे का न्यूनतम मान कितना आने वाला है, इसका न्यूनतम मान आने वाला है -1। लेकिन ये -1 कब आएगा, किस x के लिए आएगा, अगर ये भी पूछ ले तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, इक्वल, इसको लेफ्ट में ले लो, इक्वल टू 0 कर दो। अब यहाँ से ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b यानी -3 प्लस -b स्क्वायर यानी 9 -4ac 4/2। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस -√5 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2। ये ऐसी x की वैल्यू है जो यहाँ पे अगर आप रखोगे, जो कि आपको डायरेक्टली पता नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी से आपने ये चीज पता कर ली कि अगर ये x की वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो इस x की वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन न्यूनतम हो जाएगा और न्यूनतम की वैल्यू -3 प्लस -√5/2 के x वैल्यू पर मिलने वाली है। बच्चों ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसे 4 पद आ जाए, देखो 2 आ जाए तब तो आप पूर्ण वर्ग बना लेना, 2 आ जाए ऐसे कोई भी तो क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना लेना है। लेकिन 4 आ जाए तो क्या करोगे, 4 आ जाए तो आप यहाँ पे पेयरिंग करना स्टार्ट करते हो, ऐसे पेयरिंग करना जिससे कुछ कॉमन आ जाए। जैसे मैंने पहले और तीसरे को ले लिया एक साथ में, पहले और चौथे को, और दूसरे और तीसरे को एक साथ ले लिया। ऐसे करने पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2 बार दिख गया और वही चीज हमें यहाँ पे आगे सब्स्टिट्यूट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये वाला प्रॉपर्टी देखते हैं लास्ट, आगे प्रॉपर्टी नंबर 9। यदि आपके पास में कोई भी x है और ऐसा लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से कम है, तो उस कंडीशन का यही मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू केवल 0 है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू केवल 0 है तो वहां पे x क्या होगा, इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी का पूर्ण वर्ग 0 या 0 से कम की कंडीशन में दे रखा है तो केवल उसमें 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग या तो 0 होता है या 0 से ज्यादा होता है। अब 0 या 0 से ज्यादा की कंडीशन में इक्वल टू कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है सभी x की वैल्यू के लिए। तो पूछा है कि ये क्या x है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन को देख के आपको ये पता लगेगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अगर लेस देन 0 दे रखा है तो ये खुद अपने आप में क्या पूर्ण वर्ग है, तो बिल्कुल ये पूर्ण वर्ग है, x प्लस 2 का पूर्ण वर्ग है और ये लेस देन 0। ठीक है, अब x प्लस 2 का वर्ग है और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो पूर्ण वर्ग ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन है, x की जगह x प्लस 2 है, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 2 की वैल्यू स्क्वायर के रूप में 0 होनी चाहिए, और x स्क्वायर के रूप में 0 है तो x प्लस 2 0 होना चाहिए, और x प्लस 2 0 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको मिल गई, x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये हो जाएगी -2। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी, और ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर देखोगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत जगह देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर दो वर्गों का योगफल 0 दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, दो वर्गों का योगफल 0 दे रखा है। ये 2 की ज्यादा 3 पे भी काम करता है, लेकिन पहले 2 के लिए समझ रखते हैं। तो यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है तो इसका मतलब यही होता है कि a का मान भी 0 होगा और b का मान भी 0 होगा। आप खुद सोच के देखिए कि
किसी भी दो पूर्ण वर्ग का योगफल 0 हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों ही इंडिविजुअल 0 होने चाहिए, अपने आप में वो 0 के बराबर होगी। क्योंकि वर्गों का योग तो वर्ग तो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होता है, लेकिन आप दो को जोड़ रहे हैं, दो वर्ग जोड़ रहे हैं और फिर भी योग 0 आ रहा है, तो वो केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब आपकी जोड़ने वाली वर्ग की वैल्यू वो खुद 0 हो जाए। तो इसलिए याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए का मान भी 0 होगा और बी का मान भी 0 होगा। अब आप बताओ इसके लिए क्या क्या हो गया। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये सिंपली निकल के आएगा, ए का मान भी 0 होगा, बी का मान भी 0 होगा और सी का मान भी 0 होगा। अगर तीन वर्गों का इक्वल 0 है तो इसमें तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इसमें पूछा है कि एक्स और वाई कोई भी वास्तविक संख्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो इसमें x प्लस वाई क्या होगा। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें x और y का मान क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए कि अगर ये 0 हो रहा है तो हो सकता है ये पूर्ण वर्ग की कंडीशन बना रहा हो, और पूर्ण वर्ग की कंडीशन बन जाए तो फिर आप इंडिविजुअली इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो ये दे रखा है, उसको मैं x वाले पद एक साइड कर लेता हूँ और y वाले पद एक साइड कर लेते हैं। तो 4y और कॉन्स्टेंट को साइड में कर देते हैं, इक्वल टू 0 है। अब मैं आपको यहाँ से पूर्ण वर्ग की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो -2x इसमें +1 कर दें, और यहाँ पे किसकी कमी है पूर्ण वर्ग बनने में, 4 की कमी है, तो +4 कर दिया। और इस तरह से ये 5 स्प्लिट हो गया दो जगह, 1 और 4 में, इक्वल टू 0 है। अब देखो यहाँ से ये x-1 का वर्ग है और ये क्या है, ये y+2 का वर्ग है और इक्वल टू क्या है, 0 है। अब एक्स स्क्वायर ये दो वर्ग है, तो यहाँ से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है या नहीं। तो ए की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। अब ए का स्थान किसने ले रखा है, ए का स्थान ले रखा है x-1, तो ये भी 0। और यहाँ से देखोगे बी का स्थान किसने ले रखा है, y+2 ने, तो y+2 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2। समझ गए होंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है। अब यहाँ से आपको x और y मिल गए, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, -1 के इक्वल टू है। ठीक है, ये वैल्यू -1 के बराबर है। तो समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हलों की संख्या क्या पूछी जा रही है, हलों की संख्या पूछी जा रही है कि इसमें हलों की संख्या क्या होगी, यानी इस समीकरण को हल करके बताना है कि इसमें हलों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली के वर्ग को खोल दें और खोल के एक द्विघात समीकरण सॉल्व बन जाएगी, और इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर लेना सरिद्राचार्य सूत्र से, और वहां से पता लग जाएगा कि इसके सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड तो यही है, लेकिन सेकंड मेथड ये है कि हमें दे रखा है x-1 का वर्ग, x-2 का वर्ग और x-3 का वर्ग इक्वल टू 0 दे रखा है। क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो ये कहीं न कहीं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 का रूप है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों का एडिशन 0 होता है। तो यहाँ पे ए का मान भी 0 होता है, बी का मान भी 0 होना चाहिए और सी का मान, क्योंकि तभी पॉसिबल है ऐसा कि तीन वर्ग का योगफल 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से x-1 की वैल्यू 0, x-2 की वैल्यू 0 और x-3 की वैल्यू 0। तो आप देखोगे तो x की वैल्यू 1 और बीच में x की वैल्यू 2 और बीच में x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पे x के कितने मान निकल के आ रहे हैं, 3। लेकिन ये तीनों के तीनों एक जगह से नहीं आ रहे हैं, तीनों तीन अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो तीनों का क्या करना है, उभयनिष्ठ लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, अब तीनों का इंटरसेक्शन तो क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे कोई भी संभव नहीं है। भले 3x के मान निकल के आ गए, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं सेटिस्फाई होंगे। उदाहरण के लिए x का मान आपने 1 यहाँ रख लिया, तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 0 थोड़ी होंगे। तो x की वैल्यू 1 भी संभव नहीं है। ठीक है, ये भले यहाँ से x का मान 1 निकल के आ रहा है, लेकिन x की वैल्यू 1 आप रख के देखो, यहाँ पे रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 0 नहीं होंगे। तो इसके लिए इसका मतलब ये 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 1 पे के ऊपर क्रॉस लगा देंगे। 2 रखेंगे तो सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड 0 होने वाला है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। और तीसरा रखेंगे तो ये भी 0 नहीं होना है। तो भले ही x का आंसर हमें मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये इस समीकरण का हल नहीं है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको एक्सपेंड कर लेना, एक्सपेंड करोगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगी, और फिर देखना उसके अंदर जब आप सॉल्व करोगे सरिद्राचार्य फॉर्मूला लगा के, तो वहां पे x का मान काल्पनिक आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की सहायता से सॉल्व करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। अब ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन,
और ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करिए। सेम यही प्रॉपर्टी के आधार पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछा है वापिस से नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसमें भी हलों की संख्या। बच्चों ऐसा नहीं सोचना है कि इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, मैं सारी बातें हिंदी में भी बोल रहा हूँ साथ में, और जो बात मुझे लगती है कि आपको ये समझ नहीं आ सकती उसका हिंदी में मतलब भी बता रहा हूँ। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का वर्ग, और यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का वर्ग। ये 3 चीज दे रखी है और इनका योगफल 0 दे रखा है। तो ये भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, ए का मान 0, बी का मान 0 और सी का मान 0 जाएगा। अब बताओ ए क्या है, तो ए आपका है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड बी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। अब इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं आसानी से। तो x माइनस 1 और ये x माइनस 2 गुणनखंड देगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और 2 मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एंड 3 आ जाएगी। और तीसरा वाला पार्ट देखेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 एंड 4 आ जाएगी। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन कौन सा है, x का मान है जो तीनों में ही आ रहा है। तो आप यहाँ से तीनों में कॉमन पार्ट को देखोगे तो ये 1 देखो तीनों एक्सप्रेशन के अंदर मिल रहा है, ये ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है और सी के अंदर है। यानी 1 एक ऐसी वैल्यू है वो जो तीनों ही जगह से मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर केवल और केवल x का मान इक्वल टू 1 है। अगर इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो फिर इसका भी सॉल्यूशन क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। इसे क्वाड्रेटिक टाइप के एक्सप्रेशन की जो हलों की संख्या कैसे निकालते हैं, पूर्ण वर्ग का कॉन्सेप्ट कैसे काम में लेते हैं, और पूर्ण वर्ग की हेल्प से हम न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपकी बेसिक मैथ के फंडामेंटल को मजबूत करते हैं। आप इसको देखिए, अगर पुराना कोई बाकी चैप्टर रह रहा है तो उसको भी साथ साथ कंप्लीट करिए। और आगे वाले लेसन के अंदर मैं आपको अब एसएमइका के पार्ट के बारे में समझाऊंगा। तो इसके अंदर एल्जेब्रिक के अंदर वेरिएबल लेके एसएमइका के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन को जरूर देखना। थैंक यू।